हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेसिव नॉलेज में। इसमें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ एनडीए, सीडीएस, एमपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी स्टेट का हो, और जनरल साइंस और उससे भी रिलेटेड जो भी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वह सब सब्जेक्ट इस चैनल पे कराया जाएगा। इसलिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो करें ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टा के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि अगला जो वीडियो आने वाला है पार्ट 3, उसमें मैं प्रोटेस्टा के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैं पहले ही मनेरा के 2 पार्ट बना चुका हूं, तो इस बार टाइम है प्रोटेस्टा के बारे में। अगला जो वीडियो आएगा वो फंजाई के बारे में, फिर जो अगला आएगा वो प्लांटे के बारे में, और फिर जो और आगे आएगा वो एनिमेलिया के बारे में होगा। तो इस चैनल में मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बहुत ही ब्रीफ से पढ़ाता हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि ये नया नया चैनल है, इसलिए आपके सपोर्ट की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटेस्टा के बारे में। तो हम प्रोटेस्टा के बारे में पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम और आगे ब्रीफ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो अभी मैं बता चुका हूँ मोनेरा के बारे में, जो कि था यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड और प्रोकारियोटिक। पर इस वीडियो में हम जानेंगे लिंक के लिए। मतलब लिंक से मेरा यह मतलब है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया तीनों के बीच में लिंक का काम करता है। वह है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बहुत सारे प्रकार हैं, इसलिए चलिए तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है। हालांकि ये चैप्टर मैंने शुरू से शुरू किया है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया है, इसको पार्ट में विभाजित किया है। सो प्लीज़ वॉच द फर्स्ट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वीडियोस लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रोटेस्टा जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, पर कुछ प्रोटेस्टा ऐसे भी हैं जो कि अपनी ही जाति में मल्टी सेल्युलर भी हैं। कुल मिला के ये लिंक है फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में, इसलिए इन तीनों के ही प्रकार इसमें आपको पढ़ने मिलेंगे। तो इसमें एक ही महत्वपूर्ण एक जनरल, इसमें यदि कहा जाए तो कॉमन सेम चीज़ है, वह सिर्फ है यूकारियोटिक से मिलकर बना हुआ है, जो जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है। अभी तक हम ऐसे जीवों के बारे में पढ़ रहे थे जो कि सिंगल सेल तो हैं ही, पर वो उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, पर इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोटेस्टा प्रोटिस्टोस से मिलके बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द फर्स्ट, द प्राइमरी। इसका मतलब ये एक प्रकार का ऐसा जीव है जो कि फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया का एंसेस्टर है, मतलब इसका पूर्वज है। यह बहुत ही पुराना प्राचीन जीव है जो तकरीबन अभी का नहीं बिलियन ईयर्स पुराना है, इसीलिए इसको फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया का एंसेस्टर बोला जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि प्रोटेस्टा की लगभग 2 लाख से भी अधिक प्रजातियाँ अभी तक स्पष्ट रूप से जानी गई हैं। सिर्फ जानी ही गई हैं, लेकिन इनके बारे में पूर्ण रूप से अभी खोज नहीं हुई है। इसलिए इनको इनके सेल डिवीज़न के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर और रिप्रोडक्शन के आधार पर और पोषण के आधार पर, इसका यह मतलब है कि जितने भी जीव हैं सब अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक कॉमन लिंक होने के कारण इन्हें प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। वो है कॉमन लिंक है यूकारियोटिक होना, और दूसरा कॉमन लिंक है यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर होना। यही कारण है कि इनका पूर्ण रूप से एक ही यदि मैं चित्र में दिखाकर बता सकूं कि ये प्रोटेस्टा है, और इसमें इससे जुड़े संबंधित जितने भी उसके पार्ट हैं उसको पूर्ण तरीके से बता पाऊँ, तो ऐसा संभव नहीं। कि क्यों क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्रोटेस्टा में फोटोसिंथेसिस होती है तो कुछ में नहीं होती है।
कुछ ऑटोट्रॉपिक है तो कुछ हेटरोट्रॉपिक है। इसलिए मैं हर एक प्रोटेस्टा का पिक्चर दिखाऊंगा और फिर उसका डिवीज़न करूंगा और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रोटेस्टा की एक प्रकार के बारे में। उससे पहले हम ये जान लें कि किस आधा यदि उन्हें अपन एनिमल या फिर फंजाई या प्लांट के आधार पर बांट रहे हैं तो उनके अंतर्गत आने वाले जीवों का नाम क्या है। प्रोटेस्टा की खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने इसकी खोज तकरीबन 1866 ईस्वी में की, लेकिन इन्होंने विस्तार से नहीं बताया अपने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। फिर इसके बाद कॉपलैंड आए, उन्होंने बताया थोड़ा बहुत। उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर साहब आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। यदि हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 प्रकार से होंगी: फंगस लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के बारे में। इसमें हम जानेंगे उसके उदाहरण, उसके स्ट्रक्चर और उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि प्रोटेस्टा को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि फंगस लाइक प्रोटेस्टा, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा और एनिमल लाइक प्रोटेस्टा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट लाइक प्रोटेस्टा क्या है और उसके कुछ उदाहरण, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लांट लाइक प्रोटेस्टा में सबसे पहला उदाहरण है प्रोटोजोआ। कुल मिला के प्रोटोजोआ ही एकमात्र है, उसके अंतर्गत आने वाले और बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी हम सबसे पहले प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि क्या है, कैसा है। फिर उसके बारे में उसकी एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। जो जो पेपर में आ सकता है वह सभी आपको बताया जाएगा। तो ठीक है। प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव है जो कि यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल्ड, ठीक है। तो जो सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ है वह हेटरोट्रॉपिक जीव है, मतलब ह्यूमन की तरह। कुल मिला के वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाला जीव है, हेटरोट्रॉपिक है। वह फिर चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल हो या कोई प्लांट हो। प्रोटोजोआ शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट एनिमल, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह एक एंसेस्टर है। इससे यह बात साबित होती है। यदि इनके रहने के स्थान की बात की जाए तो ये कहीं भी रह सकते हैं, फिर वो चाहे ह्यूमन इंटेस्टाइन हो या एनिमल ब्लड हो या फिर कोई पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो या फिर मिट्टी के अंदर भी। कुल मिला के इनके रहने का कोई स्थान फिक्स नहीं है। यही कारण है कि जौन प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले एनिमल हैं, कुल मिला के ये प्रोटोजोआ, तो ये एनिमल के लिए बहुत सारी डिसीज़ का कारण बनते हैं क्योंकि ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। जो मैंने अभी बताया वह प्रोटोजोआ से संबंधित बहुत ही बेसिक था। अब चलते हैं हम इसके उदाहरण के बारे में, उसी के आधार पर अब हम आगे बात करेंगे। तो इसका पहला उदाहरण है अमीबा। अमीबा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। अमीबा के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है, सीडोपोडा है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वह है प्रेजेंट है, पर इसमें सेल वॉल नहीं है जो इसके बाहर होती है। यही कारण है कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल का काम ही यही होता है कि उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखना। इसमें सेल वॉल ही नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। यह उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। और यह अमीबा फाइलम राइजोपोडा से संबंधित है। राइजोपोडा सब ग्रुप है अमीबा का, मतलब सब क्लास। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो अमीबा शब्द है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है बदलाव। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इसका चेंज होता ही जा रहा है, मतलब इसका शेप। यही कारण है कि इसको अमीबा बोला जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं सीडोपोडा को। सीडोपोडा जो कि फूड को निगलने का तो काम करता ही है, साथ ही लोकोमोशन का भी काम करता है। यहाँ से वहाँ मूव करने में जो सहायता करता है वह सीडोपोडा ही करता है। सीडोपोडा जो कि फूड को ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद फूड वैक्यूल तक ले जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर जब
मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जब उसके अंतर्गत जाता है तो वह इंजाइम रिलीज़ करता है। फिर उसके बाद फूड है जो कि अनेक विभिन्न भागों में टूट जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स में। फिर उसके बाद जो बचता है तो वो न्यूट्रिशन का काम करता है। इसी से अमीबा को प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, अमीबा वाटर में रहने वाला जीव है। वो ज़्यादातर मरीन इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, पर वो फ्रेश वाटर में भी रहता है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन का भी काम करती है। यही कारण है कि जब फूड तैयार होता है फूड वैक्यूल में, तब इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर चली जाती है और पानी में रहने के कारण और सेल मेम्ब्रेन का ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन की तरह कार्य करने के कारण यह जो वाटर है वह अमीबा के अंदर आ जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सबसे अच्छा तरीका है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को बाहर फेंक देता है और जितने की ज़रूरत है वह अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और वह फूड वैक्यूल से जो न्यूट्रिएंट्स है और जो वाटर का न्यूट्रिएंट्स है वह मिला के पूरा का पूरा उसके लिए प्रोटीन फूड तैयार करते हैं। यहाँ एक और बिंदु जानने वाली बात है कि सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रहा है। शायद आप जानते ही होंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के दौरान कभी कभी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थोड़ा बहुत मटेरियल इधर उधर हो जाता है। लेकिन इसका मुख्य जो काम है वह हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना है, और वह सेल मेम्ब्रेन है जो कि ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रही है। इसके सेल मेम्ब्रेन की चारों ओर फेगोसाइटोसिस रहता है जो कि सॉलिड पार्टिकल को ऑब्जर्व करने का काम करता है, उसको इनगल्फ करने का काम करता है, ग्रहण करने का काम करता है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, मतलब एसेक्सुअली। बट अभी रिसेंट डिस्कवरीज में पता चला है कि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यूग्लिना की तरफ। अब यूग्लिना के बारे में हम जानेंगे कि क्या ज़रूरी है। यूग्लिना का स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यूग्लिना का स्ट्रक्चर, इसमें जो फ्लैजिला है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फोटोरिसेप्टर है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा मतलब वाइट स्पॉट। इसमें बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। इसमें अमीबा की तरह नहीं है कि जो कि कम विकसित हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं, ना कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। यह प्लांट और एनिमल दोनों ही प्रकार के होते हैं, पर जनरली यह प्लांट की तरह ही होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक हैं, पर ये एनिमल के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब एनिमल प्रोटेस्टा के अंतर्गत। यह फ्रेश वाटर में रहने वाले जीव हैं। यह कलर में हरे होते हैं और इनकी अत्यधिक मात्रा पॉन्ड में, यदि रिवर में, लेक में जब बढ़ जाए तो वह पॉन्ड हरे कलर का हो जाता है, मतलब हरा हरा दिखने लग जाता है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि ये आई शेप टाइप का है, इसीलिए आई शेप्ड प्रोटेस्टा भी कहा जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यही कारण है कि यह फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्टिग्मा स्पॉट के पास यहाँ पर इनका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट में ही के कारण ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये आप सभी जानते ही होंगे। पर कुछ दशकों पहले ये पता चला है कि यह सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करता है और साथ ही साथ यह हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे भी यूग्लिना होते हैं। यूग्लिना के इन कैरेक्टर्स के आधार पर हम यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो यूग्लिना के बारे में बस इतनी ही जानकारी आवश्यक है। तो हम चलते हैं तीसरे प्रोटेस्टा के बारे में, मतलब तीसरा एग्जाम्पल प्रोटेस्टा का, वह है पैरामीशियम। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे पैरामीशियम, जिसका शेप कुल मिला के चप्पल की तरह ही है, इसलिए इसे स्लीपर प्रोटिस्टा कहा जाता है।
इसकी पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर सिलिया है, जिसके कारण यह लोकोमोशन कर पाता है, यहाँ से वहाँ मूव कर पाता है इसकी सहायता से। इसके पास माउथ है फूड को निगलने के लिए, जो कि और दूसरे प्रोटेस्टा में नहीं था लेकिन इसमें है। इसमें उपस्थित बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स यूग्लिना से मिलते जुलते हैं, इसलिए जो मैंने यूग्लिना में बताया था वही इसमें है, पर कुछ पार्ट हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर पूरे बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि सिलिया है, ये नहीं था उसमें उसमें कुछ ही जगहों पर था। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें फूड वैक्यूल भी है। तो फूड वैक्यूल जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर इंजाइम्स रिलीज होता है और फिर न्यूट्रिएंट्स यहाँ से तैयार होते हैं। मोड और इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वह सेक्सुअली ही है और इसमें दूसरा कुछ नहीं है। अब हम लेशमेनिया नामक प्रोटेस्टा के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि डिसीज कॉजिंग प्रोटेस्टा है। यदि लेशमेनिया के बारे में बात की जाए तो लेशमेनिया में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डिसीज कॉजिंग प्रोटेस्टा है, जो कि कई बार पेपर में ये पूछा भी गया है कि लेशमेनिया से होने वाले कौन से रोग हैं। तो इसके बारे में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी इसका स्ट्रक्चर यूग्लिना की तरह ही है। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं लेशमेनिया से होने वाले रोग। उससे पहले हम जान लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। लीशमैनिया कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। पहला लीशमैनिया ट्रॉपिका और दूसरा होता है लीशमैनिया दोनोवनी। लीशमैनिया दोनोवनी। तो आइए हम पहले चलते हैं लीशमैनिया दोनोवनी से होने वाले डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो लीशमैनिया दोनोवनी से होने वाले यदि बीमारी की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बीमारी काला अजहर, जिसे हम सामान्य भाषा में दमदम फीवर भी कहते हैं, डम डम फीवर मतलब, और इसका साइंटिफिक नेम है वाइसेरल लेशमैनियासिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। और दूसरी बीमारी की यदि बात की जाए तो इससे लीवर में बीमारी हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है। इससे क्या होता है कि जो बॉडी के जिस पार्ट में यह बीमारी होती है वह फूल जाता है आवश्यकता से अधिक, और कई बार तो यह स्किन के बाहर भी हो जाता है और ये बॉडी की इंटरनल भी हो सकता है। यह पैरासाइट्स के कारण होता है, वही पैरासाइट्स है लेशमैनियासिस। तो आइए अब हम चलते हैं लीशमैनिया के दूसरे प्रकार लीशमैनिया ट्रॉपिका के बारे में। तो लीशमैनिया ट्रॉपिका से होने वाली डिसीज़ जो कि जनरली स्किन को अफेक्ट करता है, यह एंडोथेलियल नामक सेल जो कि स्किन में रहती है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारी स्किन में पम्प्स हो जाते हैं, जिससे जिस जगह पर यह डिसीज़ होता है वहाँ पर फोड़े निकल आते हैं और उसके बाद वहाँ लाल फिर काला, फिर समय के बाद वह पूरी स्किन खराब हो जाती है। तो इससे होने वाला यह महत्वपूर्ण रोग है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, मतलब दूसरे प्रोटेस्टा के एग्जाम्पल के बारे में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसको लेकर कि यह बीमारी किस पैरासाइट के काटने से होती है। यह एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन जिस पैरासाइट के काटने से लेशमैनियासिस होता है वो उसका नाम है सैंड फ्लाइज, मतलब बड़ी मक्खी। यह जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। सैंड फ्लाई एक बड़ी मक्खी है और इसका महत्वपूर्ण काम यही है कि बीमारियां फैलाना। तो आइए चलिए हम बात करते हैं प्रोटेस्टा के दूसरे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, वह है प्लाज्मोडियम। तो आइए चलिए हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल प्रोटोजोआ पैरासाइट भी कहते हैं। यह मलेरिया से होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। तो ये किसके काटने से होती है, वह खुद एनोफिलीज नामक मॉस्क्यूटो के काटने से होती है, जो कि फीमेल मॉस्क्यूटो है, एडेजाप्टाइस एनोफिलीज। तब अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है यह है एडेस एजाप्टाइस एनोफिलीज नामक मॉस्क्यूटो के अंदर होता है और यह काटने के दौरान ह्यूमन को बाइट करने के दौरान इंटर कर जाता है और यह आरबीसी में निवास करता है। और जो आरबीसी होता है उसकी अवधि
24 घंटे की है। यही कारण है कि जौन प्लाज्मोडियम है जो कि आरबीसी में रहता है और एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से इंटर हुआ है। यह आरबीसी में रह रहे होमोग्लोबिन को हीमोजॉइन नामक पॉइजनस सब्सटेंस में बदल देता है और यही रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमें फीवर और हेडेक होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, दूसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और तीसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम मलेरिया और चौथा प्रकार है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक की और सबसे ज़्यादा हार्मफुल पैरासाइट की बात की जाए तो वह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसके कारण 50% लोगों को मलेरिया होता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हमेशा आरबीसी में निवास करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि थोड़ा भी आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी ये नया नया चैनल है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।